हेलो बच्चों। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए यहाँ पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का थर्ड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिनॉइड के बारे में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था लूप या कॉइल के बारे में। जैसे कि एक लूप क्या होता है, जब आप किसी एक कंडक्टर को बेंड करके एक रिंग बना लेते हैं और उसमें से करंट फ्लो करते हैं तो उसे एक लूप कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा था किसी कॉइल के बारे में। कॉइल का क्या मतलब है कि ऐसा कोई लूप जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम एक कॉइल कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में। तो सोलेनॉइड एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइल है। ये एक कॉइल ही है, लेकिन एक ऐसी कॉइल है जिसका डायमीटर काफ़ी कम होता है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके कंपैरिजन में हम उसके डायमीटर को नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो सोलेनॉइड होता है, इस सोलेनॉइड में हमें दो पोल मिलते हैं। जैसे कि किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हैं, वैसे ही इस सोलेनॉइड में भी हमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल मिल जाता है जब इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम किसी भी सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ये रही सोलेनॉइड जिसकी एक्सिस है एक्स वाई, और इस सोलेनॉइड की रेडियस है स्मॉल ए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक लाइन सेगमेंट के कारण, जो कि है AB और इसकी लेंथ है DL। तो हम मान लेते हैं कि ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये T पॉइंट से R डिस्टेंस पर है और एक्सिस से 5 डिग्रीज का एंगल बनाता है। तो पूरी लेंथ के कारण 5 डिग्री एंगल, तो DL लेंथ के कारण इसमें एंगल बनेगा D5। तो ये रहा D5 एंगल। अब हम इसमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम मान लेते हैं कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ DL, ये हम मान लेते हैं कि ये है n। यूनिट लेंथ में n है तो DL लेंथ में कितना हो जाएगा, ये n इंटू DL। अब हमने किसी भी एक कॉइल के कारण उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया था, जो कि होता था dV इज इक्वल्स टू μ0/4 2 pi ni a square upon a square plus x square to the power 3/2। तो अब इसके लिए हम कंसिडर करते हैं यदि इसे हम नीचे मिलाएं तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा D, और इसे हम नीचे मिला दें तो हम एक पॉइंट मिलेगा E, और इस P से P तक का डिस्टेंस है स्मॉल x। तो अब हमें क्या करना है, इस A को और इस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को R के फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस कैपिटल N का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला। तो हमें मिलेगा dV इज इक्वल्स टू
म्यू 0/4 इंटू 2 एन की वैल्यू एन dl इंटू आई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इस सॉलिडॉइड में मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ इस लाइन PQ पर C पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर है AC। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल लूँगा इन ट्रायंगल ACB और इसमें अप्लाई करता हूँ साइन फाई। तो अभी आपको फाई नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये देखोगे कि यदि ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। तो साइन फाई का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है? AC। हम लिख देते हैं P की जगह AC। और हाइपोटेनियस कौन सा है? AB, जिसकी लेंथ है DL। तो हम यहाँ लिख देते हैं DL। तो यहाँ से हमें मिलेगा AC इज इक्वल्स टू DL साइन फाई। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद हम लेते हैं आर्क APC। हम लिखेंगे इन आर्क APC। एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसमें आर्क कौन सा होगा? ये जो AC है ये AC आर्क है, तो हम लिख देते हैं आर्क है AC। और फिर इसका रेडियस, तो रेडियस कितना है इसका? PA या AB। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं AB। अब आपको यदि ये फिगर ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलता है कि ये जो DL है, ये DL बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है। ये जो DL है ये होता है इतना छोटा सा डिस्टेंस। तो यदि ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता तो ये जो A पॉइंट है यहाँ की जगह इस पॉइंट पर होता, और यदि ये A यहाँ होता तो ये वाला जो AP डिस्टेंस होता, AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस दोनों इक्वल होते किसके? R के इक्वल। तो यहाँ पर मैं AP की जगह R पुट कर दूँगा, तो AC अपॉन R। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू R साइन फाई, और एंगल कितना है? फाई। तो AC इज इक्वल्स टू R इंटू D फाई। ये वाला एंगल है D फाई, तो यहाँ पर मैंने D फाई लिख दिया। अब इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये भी AC का वैल्यू है और ये भी AC का वैल्यू है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा DL साइन फाई इज इक्वल्स टू R D फाई। और यहाँ से हम यदि चाहें तो DL का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस DL का वैल्यू हो जाएगा DL इज इक्वल्स टू, इस साइन फाई को भेज देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा R D फाई अपॉन साइन फाई। तो अब हम इस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम ले लेते हैं ट्राइंगल PEP। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PEP, और इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें मिलेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर जो कि है R स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इस परपेंडिकुलर का लेंथ है A। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस का क्या वैल्यू है? ये वाला जो कि है x। तो हमें यहाँ से
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आर स्क्वायर। तो इसके बाद हम dl और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni ए स्क्वायर, और dl की जगह हम पुट कर देंगे r d फाइव अपॉन साइन फाइव, और इसके अपॉन में था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू है आर स्क्वायर, हम लिखेंगे आर स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर है 3/2 तो यहाँ लिख दिया 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni ए स्क्वायर आर डी फाइव अपॉन आर क्यूब इंटू साइन फाइव। तो अब हम इस r से इसकी एक पावर को कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई ni ए स्क्वायर डी फाइव अपॉन आर स्क्वायर साइन फाइव। तो ये जो आर स्क्वायर मिला है इसको मैं ए स्क्वायर के नीचे लिख लेता हूँ, तो उससे हमें एक अच्छा क्वांटिटी मिल जाएगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन फाइव। तो इसके बाद इस ट्राइंगल PEB में हम एक बार और साइन थीटा को यूज करेंगे, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल PEB साइन फाइव इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है DE जिसका वैल्यू है a, और हाइपोटेनियस है PB जिसका वैल्यू है r। तो हमें यहाँ से साइन फाइव का वैल्यू मिल गया a/r, और यदि हम इसको ऐसा लिखें साइन स्क्वायर फाइव तो इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम इसमें a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह इस साइन स्क्वायर फाइव को पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई ni, और ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर फाइव, और इसके अपॉन में साइन फाइव, और ये वाला डी फाइव। अब यहां से एक साइन फाइव से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni इंटू साइन फाइव डी फाइव। तो अब हमें ये एक्सप्रेशन इस कंडीशन में मिल गया है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट पता होना चाहिए, तो हम इसके लिमिट अभी फाइंड करेंगे, पर उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो अब हम इसकी लिमिट डिस्कस करते हैं। तो लिमिट के लिए ये हमने स्पैन लिया था dl, तो dl का ये जो b पॉइंट है ये मैक्सिमम कहाँ हो सकता है सॉलिनॉइड में, यहाँ हो सकता है। तो ये हो गई इसकी लोअर लिमिट, इसे हम लिख देते हैं 5। और ये जो a पॉइंट है, ये a पॉइंट मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, इस एंड पर। यदि इस एंड पर हो जाए तो फिर ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे हम कहेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 5। तो अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई इंटू 2 पाई ni साइन फाइव डी फाइव, और इसका लिमिट हो जाएगा 5 से
तो हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू, यहाँ से सारे कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni और इंटीग्रेशन साइन फाई डी फाई और इसकी लिमिट फाई 1 से फाई 2। तो b इज इक्वल्स टू मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni और इनटू में साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस फाई और इसकी लिमिट है फाई 1 से फाई 2। तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni माइनस कॉस, सबसे पहले अपर लिमिट तो ये क्या हो जाएगा फाई 2 माइनस कॉस और अब लोअर लिमिट जो कि है फाई 1। तो ये हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni माइनस कॉस फाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस फाई 2। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni और कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। तो ये किसी भी सोलेनॉइड का किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है और इसका यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसे अभी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो इसका फर्स्ट कंडीशन है इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इनफाइनाइट। पहला कंडीशन में हम मान लेते हैं कि सोलेनॉइड की लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मीनिंग है कि इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाए इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। तो उसके कारण ये अब लोअर और अपर लिमिट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि आप देखो, यदि इस तरफ इस सोलेनॉइड को इनफाइनाइटली लॉन्ग ले जाएं तो जैसे जैसे ये एक पॉइंट दूर जाएगा ये जो हमारा फाई 1 है ये कम होता जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंथ के लिए अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं फाई 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और अब इस फाई 2 की बात करते हैं। यदि ये सोलेनॉइड इस तरह बहुत ज़्यादा लंबा है तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट को दूर ले जाओगे ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम फाई 2 की जगह पुट कर देंगे 180 डिग्री। तो अब ये वाली दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। तो हम पुट करेंगे b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ni cos फाई 1 की वैल्यू 0 माइनस cos फाई 2 जिसका वैल्यू है 180। तो b इज इक्वल्स टू मिलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ni और 1 प्लस 1 2। तो b इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई n। तो इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0
एन आई, और इसका यूनिट भी वही होगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 है, यदि ये वाला पॉइंट P बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड पर हो, इफ P इज एट एक्सट्रीम राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड मतलब ये वाला जो P पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कहीं हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम phi 1 और phi 2 को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हम इसे मिलाएंगे। तो ये वाला जो एंड है इसका एंगल हो गया phi 1 और ये कितना एंगल हो जाएगा, phi 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने क्या किया, इस P पॉइंट को यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए और यहाँ जब ले आए तो ये वाला जो एंगल था ये हो गया पूरा 90 डिग्री। अब phi 2 की बात करते हैं। अब यदि हम इस phi 2 को इस P पॉइंट को यहाँ लेकर आते हैं तो ये जो phi 2 है इसका वैल्यू बढ़ेगा 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 और अल्टीमेटली ये वाला phi 2 का वैल्यू 180 के आसपास हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं phi 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और अब ये वाली जो वैल्यूज हैं हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई इंटू कॉस थी phi 1, तो इसकी वैल्यू है कॉस 90 माइनस कॉस phi 2, तो इसकी वैल्यू है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई और cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन। अब इस 2 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल कर दो तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमें मिल गया एक्सट्रीम राइट हैंड के लिए। फिर हम इसमें नेक्स्ट कंडीशन पुट करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड के लिए। इफ नंबर 3rd कंडीशन, इफ P is at extreme left hand। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये वाला जो P पॉइंट है ये P पॉइंट यहाँ पर कहीं आ जाए। अब यदि ये P पॉइंट यहाँ आ गया तो देखो पहला वाला ये एंगल है phi 2 और यहाँ पास लाते जाओगे लाते जाओगे लाते जाओगे तो अल्टीमेटली ये जो phi 2 है ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं phi 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जब इस P पॉइंट को यहाँ लाओगे नीचे खींचकर तो ये एंगल बढ़ते 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 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे phi 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इस बार phi 1 phi 2 की ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई cos 0 की जगह हम पुट कर देंगे cos 0 और cos phi 2 की जगह हम पुट कर देंगे 90। तो हमें मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की 0। और इस 2 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिला b इज इक्वल्स टू
म्यू जीरो ni/2 और इनका यूनिट भी होगा टेस्ला। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि चाहे वो राइट हैंड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड हो, दोनों जगह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा। और ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट था बीच में कहीं भी, तो आपको यहां से दिखेगा कि इस बी का वैल्यू है म्यू जीरो ni और इस बी का वैल्यू है म्यू जीरो ni/2। मतलब यहाँ पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला उसका हाफ है। तो इसको हम बोल देते हैं सेंटर पर। इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है और इस बी को हम बोल देते हैं एंड पर। तो हमें यहाँ से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होता है वो ट्वाइस होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमने सबसे लास्ट में निकाला है। तो बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों एग्जाम में आता है, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू।